हेलो स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के विषय में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। इसके पीछे कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से लोग मोनार्की के अगेंस्ट हो गए, राजतंत्र के अगेंस्ट हो गए और क्रांति पर उतर आए। सबसे पहला आता है सोशल कॉज। बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट। द क्लर्जी एंड नोबेलिटी बिलोंग टू द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द टैक्स। एंड द थर्ड एस्टेट, जिसमें कि कॉमन पीपल आते थे, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, बिजनेसमैन, दे हैड टू पे ऑल द टाइप ऑफ टैक्सेस। द पीजेंट्स अंडर द नोबल्स वर एक्सप्लॉयटेड अ लॉट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फ्रेंच सोसाइटी 3 ऑर्डर्स में डिवाइड थी, 3 एस्टेट में डिवाइड थी, जिसमें कि फर्स्ट जो एस्टेट था उसमें प्रीस्ट, पादरी वर्ग आता था, दूसरे में नोबेलिटी और किंग्स, लॉर्ड्स, ये सब आते थे, और तीसरे में कॉमन पीपल। तो हमने बताया था आपको कि जो थर्ड जो एस्टेट के लोग थे उनको सारे कर चुकाने पड़ते थे। तो इसके लिए जब वो अपने अधिकारों के लिए, जब वो अपने इस शोषण की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करना स्टार्ट किया, और वो मांग की जो शुरुआत की वो इस क्रांति से की 1789 में जो हुई। पीजेंट्स का काफ़ी शोषण हो चुका था, उनकी दशा बहुत दयनीय थी, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो ये एक सामाजिक कारण बनाता है क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का। समाज में सभी लोगों का समान स्तर का न होना, सभी के समान स्तर नहीं था। कुछ तो बर्थ बेस्ड राइट, जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त एंजॉय कर रहे थे, और कुछ के पास लैंड भी नहीं थी, न लैंड थी, न उनके पास अच्छी लिवलीहुड के साधन थे। तो ऐसी कंडीशन में लोगों का मोनार्की के अगेंस्ट हो जाना, और मोनार्की ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे में लोगों का गुस्सा बढ़ना पॉसिबल था। इसके बाद आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। इन 1774 लुई 16 ascended the throne and he founded an ample treasure। जब लुई 16 राजा बना तो युद्धों में लिप्त होने के कारण फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। 1774 में जब वो राजा बना तो उसको खाली खजाना मिला। सो to meet its regular expenses and such as the cost of maintaining an army, the court, running office, government offices and universities, the state was forced to increase taxes। उनके पास और कोई उपाय नहीं था, तो अपनी जो एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, अपने आर्मी की मेंटेनेंस के लिए और गवर्नमेंट चलाने के लिए, कोर्ट चलाने के लिए, उनको जिस खर्चे की आवश्यकता थी वो उन्होंने टैक्स बढ़ा करके निकाल लिया, टैक्स बढ़ा दिए जनता पर। इसी दौरान फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो फ्रेंच पॉपुलेशन थी उसमें भी वृद्धि हुई। तो एट दिस टाइम देयर वाज अ ग्रेटर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई ड्यू टू द ह्यूज ग्रोथ इन पॉपुलेशन। और जब डिमांड बढ़ गई, तो जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ते हैं। तो एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड वाज रोज। सो रोटी के दाम भी बढ़ गए। ड्यू टू राइजिंग प्राइस एंड inadequate wages, most of the population could not even afford the basic means of livelihood। सभी के पास, क्योंकि किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनसे हाई टैक्सेस लिए जा रहे थे, उनको उतना मुनाफा भी नहीं होता था, तो इस वजह से, इस इनएडिक्वेट वेजेस की वजह से और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से, बढ़ती हुई फूड ग्रेन्स की मांग, ये सब इन सब की वजह से जो आम जनता थी वो अपनी जीविका के साधन नहीं जुटा पा रही थी।
और रोटी के दाम बढ़ रहे थे और सरकार और राज्य और राजा कुछ भी इसके विषय में नहीं सोच रहा था। इस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ना जायज था। This led to a crisis of subsistence and increase in the gap between rich and poor। और जब इसके प्रति लोग जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आए, जब लोगों को लिवलीहुड उनकी जीविका के साधन नहीं मिले, रोटी अफोर्ड करने का उनको कोई माध्यम नहीं मिला, तो इस कारण जो रिच और पुअर के बीच में जो लोग थे वो हाई अथॉरिटी के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। साथ ही एक कारण ये भी था कि लोगों ने ब्रेड की होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि उसको स्टॉक में जमा कर रहे थे ताकि ऊंचे दामों पर बाद में जाके बेच सके। तो ये भी एक कारण था लोगों के एंगर का। अब आता है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज जब 14 जुलाई 1789 को जब लोगों की गुस्साई भीड़ ने दुकानदारों पर हमला कर दिया, दुकानदार अपनी दुकानें शॉप्स बंद करके जाने लगे, और तो जो क्यू में खड़े हुए बहुत सारी जो लेडीज थी उन्होंने शॉप पर हमले करना स्टार्ट कर दिया। तो वो सिचुएशन जो थी, उस सिचुएशन में लुईस 16 ने क्या ऑर्डर किया, अपनी आर्मी को पेरिस में एक्शन लेने के लिए भेज दिया। तो वो सबसे ज्यादा एक राजा के प्रति, राजा उनकी समस्याओं को समाधान करने के बजाय उन पर उसने आर्मी से एक्शन लिया। इस चीज ने भी लोगों को राजा के खिलाफ कर दिया। On 14 July, the king ordered troops to move into Paris. In response, several hundred of agitated men and women formed their own armed group। अब लोग एक बड़े स्तर पर क्रांति करने और बदलाव लाने के बारे में सोचने लगे। One such people armed force stormed and destroyed the Bastille fortress prison। तो जो 14 जुलाई 1789 को एक जनरल प्लेस से ये क्रांति स्टार्ट हुई, और इसका जो मेजर अटैक हुआ सबसे पहला बड़ा, वो हुआ बास्टील जेल जो कि पेरिस में है। वहां के जो किलेबंद जो जेल थी उसको तोड़ डाला। दिस इज हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन केम अबाउट। इसके अलावा एक तो राजा ने ये एक्शन लिया कि अपनी आर्मी को यूज किया लोगों के खिलाफ, ये एक बड़ा पॉलिटिकल कॉज बनाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और दूसरा, एम्परर लुईस 16 एंड हिज क्वीन वेस्टेड मनी ऑन देयर लग्जरियस लाइफ। लुईस 16 और उसके जो क्वीन थी वो लग्जरियस लाइफ जीते थे। जनता की शिकायतों को, उनकी परेशानियों को न देखकर उन्होंने अपना सारा धन अपने ऐशो आराम पे खर्च किया था। तो एक मोनार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी से लुईस 16 हट गया था, तो इस वजह से लोग उसके खिलाफ हो गए। द होल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज करप्ट एंड ईच डिपार्टमेंट हैड इट्स ओन लॉज। जब राजा करप्ट हो जाता है किसी रीजन का, तो अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स अपने अपने नियम बना लेते हैं। ऐसा ही फ्रांस में हुआ। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन इतना करप्ट हो चुका था कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या कर रही है कुछ भी क्लियर नहीं था। द पीपल वर टायर्ड टू सच अ रूटीन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वांटेड अ चेंज। लोग अपनी लिवलीहुड की, अपनी सब्सिस्टेंस क्राइसिस को लेकर और रूलर्स की पॉलिसीज को लेकर और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेकर और जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर, बढ़ते हुए रोटी के दामों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, और अब वो इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के पक्ष में थे और एक बदलाव लाना चाहते थे।
फ्रांसीसी की क्रांति के कारणों में एक हम ये भी कारण ले सकते हैं कि फ्रेंच फिलोसोफर का जो योगदान रहा उन रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करने में, लोगों को जागरूक करने में इनका जो योगदान रहा फ्रेंच फिलोसोफर्स का, वो भी सराहनीय रहा। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये एक क्रांति के कारणों के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। द 18th century witnessed the emergence of revolutionary thinkers such as John Locke, Rousseau and Montesquieu। ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक हुए इस टाइम पीरियड में, और उन्होंने अपनी कंपोजिशंस के माध्यम से लोगों को अवेयर किया। Their revolutionary ideas encouraged people to fight for their rights, and the idea of a society based on freedom, equal laws and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Rousseau। इन दार्शनिकों ने अपनी कंपोजिशन के माध्यम से स्वतंत्रता और बंधुत्व और एक समान अधिकार, समान कानून, इन सारे विचारों को लोगों के सामने रखा। लोग इनसे इंस्पायर हुए, इन पर डिस्कशन और डिबेट करने लगे, और एक समय में आकर अपने राजा मोनार्की से इस चीज के अपने अधिकारों की डिमांड करने लगे। जॉन लॉक इन हिज बुक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought to refuse the doctrine of divine and absolute right of the monarch। अपनी इस कंपोजिशन में, अपनी इस फेमस बुक में जॉन लॉक ने जो डिवाइन राइट्स जो राजा के होते हैं उनको और उसकी एब्सोल्यूट पावर को डिनाई किया है, और कहा है कि जो सत्ता है या शक्ति है वो जनता भी उसमें पार्टिसिपेट करे, जनता के पास भी शक्ति होनी चाहिए। यानी कि राजा, वो सीधा साधा कहने का मतलब ये है कि राजा को जो है वो या तो लोगों के हित में को ध्यान में रखकर शासन चलाया जाना चाहिए और अपने पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड बाय प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रूसो की फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसने बताया कि लोगों को शासन के प्रति और मोनार्क को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना और एक रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे राज्य लोगों से अपने नियम मनवाने की अपेक्षा करता है, वैसे ही राज्य का भी लोगों के प्रति कर्तव्य बनता है। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। Montesquieu in his book The Spirit of Laws proposed a division of power within the government between the legislative and the executive and the judiciary। Montesquieu, जिनकी की फेमस बुक है The Spirit of Laws, उन्होंने कौन सा विचार सामने रखा कि जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उनको सरकार के विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनमें बांटा जाना चाहिए ताकि पावर्स का मिसयूज ना हो और सभी को पार्टिसिपेट करने का शासन में मौका मिले। तो इस तरीके से इन फिलोसफर्स के इन सिद्धांतों और विचारों ने लोगों को अपनी ओर खींचा। द आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स वॉज डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफी हाउसेज। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये जो फिलोसफर्स के आइडियाज थे ये प्रिंट माध्यम से लोगों के पास पहुंचते थे, बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों के पास पहुंचते थे, एंड कॉफी एंड सैलून्स में इन विचारों के ऊपर डिबेट और डिस्कशन किया जाता था और ये विचार फैलाए जाते थे। एंड दिस पेव्ड द वे टू द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। और आगे जाकर इन विचारों ने लोगों को जागरूक किया और लोग अपने अधिकारों की मांग